हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे नेशनलिज्म बढ़ा, कहाँ पर बेटा? यूरोप के अंदर। व्हाट इज नेशनलिज्म? जो आपके चैप्टर का नाम है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? मीन्स लव फॉर योर कंट्री। आपका अपनी कंट्री के प्रति प्रेम, एंड पुटिंग इट्स यूनिटी, और अपनी कंट्री की यूनिटी, एकता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता एंड प्रोग्रेस अबोव एवरीथिंग। जब आप में ये फीलिंग आने लगे कि आप अपनी कंट्री की यूनिटी, इंडिपेंडेंस और प्रोग्रेस को सबसे ऊपर रखो, उस तरीके की फीलिंग को क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। या हम बोल सकते हैं एंड ऑफ मोनार्की भी। एंड ऑफ मोनार्की रूल की फीलिंग को भी क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। कैसे ये फीलिंग राइज होने लगी यूरोप के अंदर? अब बात आती है व्हाट इज मोनार्की। अभी पढ़ते बेटा व्हाट इज मोनार्की। देखिए, यूरोप, बात है 19th सेंचुरी की। कब की? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कब से कब तक? 1801 से लेके 1900 के टाइम पीरियड को बोलते हैं 19th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड के दौरान जो यूरोप था वो बहुत सारी क्या था? कंट्रीज़ का ग्रुप था। उन कंट्रीज़ में कौन कौन थी? मेनली कंट्रीज़ इटली, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, और बहुत थी, पर्शिया थी, ओटोमन एम्पायर था। ये सारी कंट्रीज़ का ग्रुप मिलकर क्या बनाता था? यूरोप को बनाता था। इनसे हम बोल सकते हैं कि यूरोप जो था इन सारी कंट्रीज़ का ग्रुप था। और इन कंट्रीज़ पर रूल कौन करता था? किंग। किसका रूल था यहाँ पर? किंग का। या हम बोल सकते हैं जो किंग का रूल है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जहाँ पर किंग का रूल होता है? मोनार्की। मोनार्की सिस्टम। यहाँ पर किसका रूल था? किंग का। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मोनार्की सिस्टम का। तो अब आपको पता लग गया एंड ऑफ मोनार्की रूल, यानी कि एंड ऑफ किंग रूल, यानी कि वहाँ पर किंग का अब रूल नहीं होगा। ऐसी फीलिंग जब लोगों में आ जाए, गॉट इट, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। या आप क्या करो? लव फॉर योर कंट्री, आपको कंट्री के प्रति प्यार हो। अब आपको इस चैप्टर में एक फिगर गिवन है, इस फिगर के बारे में हम पढ़ते हैं। इन 1848 के दौरान फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर a series of four print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने प्रिपेयर की 4 पेंटिंग्स, जिनमें से एक पेंटिंग आपको यहाँ पर दी गई है। इस पेंटिंग में क्या बताया गया है बेटा? इस पेंटिंग में बताया गया है ड्रीम, कि जो फ्रेडरिक सोरियो थे वो क्या सोचते थे वर्ल्ड के बारे में। उनके हिसाब से वर्ल्ड कैसा था, यानी कि जो हमारा ये वर्ल्ड है ये कैसा था? उनके हिसाब से जो वर्ल्ड था वो जो सोचते थे कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? जैसे हम हैं इंडिया, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो? यहाँ पर क्या हो? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। यहाँ पर कोई भी मोनार्की का सिस्टम नहीं हो, या कोई भी किंग का रूल ना हो। यहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन सके। वहीं सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? लोगों को वोट देने का अधिकार हो, यहाँ सभी को शिक्षा का अधिकार हो, राइट हो एजुकेशन का, इक्वल हो, फेयर और इक्वल सोसाइटी हो, कोई गरीब मतलब कोई अ, अमीर या गरीबी को देखकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, लोगों के बीच में सोसाइटी बराबर हो। इस तरीके के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं बेटा? सोशल रिपब्लिक। गॉट इट? द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो ये आपको ये फिगर दी गई है, इसमें किन किन लोगों के बारे में बताया गया है? आपको यूरोप एंड अमेरिका के बारे में, वहाँ के मैन एंड वुमेन।
आदमी और औरतों के बारे में, ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, ऑफ ऑल एजेस हर एक क्लासेस की, मतलब अमीर गरीब छोटे बड़े जो भी है सभी लोगों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है इस फिगर में? इस फिगर में क्या करने लग रहे हैं, जो यूरोप और अमेरिका के मैन वुमेन हैं, हर एक एज ग्रुप के, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो कैसा भी हो, किसी एज ग्रुप का हो या किसी भी क्लास का हो, अमीर गरीब मिडिल क्लास लोअर क्लास किसी भी क्लास का, उसके बारे में बताया गया है। वो लोग क्या करने लग रहे हैं, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। वो क्या करने लग रहे हैं, यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के लोग मार्च करने लग रहे हैं, जो ये आप देख रहे हो ना, ऐसे ट्रेन की तरीके से मार्च करने लग रहे हैं। और जैसे जैसे ये जो ये फिगर आपको दी गई है लेडीज की, ये लेडी की जो फिगर की दी गई है, ये किसकी है बेटा? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। किसकी है बेटा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। और जैसे जैसे इसको मार्च करते हुए पास करने लग रहे हैं, सब इसको क्या देने लग रहे हैं? होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट। जो जो इसको पास करने लग रहा है मार्च करते हुए, वो इसको क्या देता जा रहा है? रिस्पेक्ट देते हुए पास कर रहा है। एज यू एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने लग रहा था, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो अपनी अलग अलग फीलिंग्स को या अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैसे बताते थे? सिंबल्स के तौर पर बताते। जैसे आपको याद हो, वहाँ पर ब्रोकन चेन थी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? एंड ऑफ स्लेवरी, कि वहाँ पर स्लेवरी का अंत हो चुका है, दास प्रथा का अंत हो चुका है। वहाँ पर रेड कैप थी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? फ्रीडम को। गॉट इट? वैसे ही यहाँ पर लिबर्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लिबर्टी को फीमेल, एक फीमेल फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और वो फीमेल फिगर कौन है? ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो किसको रिप्रेजेंट करने लग रही है? लिबर्टी को, आज़ादी को रिप्रेजेंट करने लग रही है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा? एक हाथ में दिख रहा होगा आपको टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज की टॉर्च है एक हाथ में इस लेडी के। वहीं दूसरे हाथ में क्या है? इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। वहीं दूसरे हाथ में एक बुक है, किसकी बेटा? राइट्स ऑफ मैन या फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन की किताब है। कहाँ? इनके दूसरे हाथ में। Got it? On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remain of the symbols of absolutist institution. वहीं आपको कुछ ये बिखरे हुए टूटे हुए हिस्से दिख रहे होंगे। ये किसके है बेटा? ये है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के। अब बात आती है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या है बेटा? ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो सारी पावर है ना, वो खाली एक बंदे के हाथ में दे दी जाती है। और एक्स मतलब उसकी पावर में कोई रिस्ट्रेंट, कोई रोक टोक नहीं होती। वो जो मर्जी जो भी उसके मन में आएगा वो कर लेगा, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसी जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके शैटर्ड रिमेन्स, बिखरे हुए टुकड़े। गॉट इट? इन सोरियोज यूथोपियन विजन, जो सोरियो का यूथोपियन विजन था, अभी बात करते हैं यूथोपियन विजन क्या होता है बेटा। तो उन्हों जो सोरियो का यूथोपियन विजन था, उसमें जो पीपल थे वर्ल्ड के, उनको कैसे बांटा हुआ था? सोरियो ने ग्रुप में बांटा हुआ था, अलग अलग नेशंस के, अलग अलग नेशन के ग्रुप बनाए हुए थे। अब उनको कैसे पहचान पहचान पाते थे लोग? कैसे पहचाना जाता था उनको? पहचाना जाता था देयर फ्लैग, उनके फ्लैग्स के द्वारा या उनके कॉस्ट्यूम्स के द्वारा। ये था खाली सोरियो का उथोपियन विजन। अब उथोपियन क्या होता है?
उथोपियन एक ऐसी सोसाइटी होती है जो आइडियली होती है, दिखने में तो लगती है हाँ अच्छी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर हम ये चाहे कि कोई भी कंट्री है वहाँ पर सभी करोड़पति हो जाए, कोई भी लखपति ना रहे, क्या इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंट्री में सभी लोग जो है वो करोड़पति हो जाए, सोसाइटी सभी अमीर हो जाए? नहीं है ना वो पॉसिबल। तो ऐसी सोसाइटी को ही क्या बोलते हैं? उथोपियन सोसाइटी। गॉट इट? द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप। तो जो सोरियो का उथोपियन विजन था उसमें उन्होंने कैसे बांटा हुआ था? लोगों को ग्रुप में बांटा हुआ था। और उनको कैसे पहचानते थे कि ये कौन सी कंट्री का ग्रुप है या कौन सी कंट्री के पीपल है? उनके फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के द्वारा। गॉट इट? लीडिंग द प्रोसेशन। अब इस मार्च को कौन लीड कर रहा था? और कौन जो पहले ही, अभी तो ये आपको ये सबसे फ्रंट में ये फ्लैग दिख रहा होगा। इससे पहले इस मार्च को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन कौन सी जो कंट्रीज थी वो पार कर गई थी, या मार्च को, जो इस मार्च को सबसे आगे लीड करने लग रही थी, कौन कौन सी कंट्री थी? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। कौन कौन सी कंट्री थी बेटा? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। जो उस समय तक क्या बन चुकी थी? नेशन स्टेट्स बन चुकी थी। अभी मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज नेशन स्टेट, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। ओके। नेक्स्ट, फ्रांस, जो क्या बन चुकी थी उस टाइम पे? नेशन स्टेट। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके ट्राई कलर को देखकर, यानी कि जो उसके फ्लैग में ट्राई कलर होते हैं ना, उसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि फ्रांस कहाँ पर है इस मार्च के अंदर। तो ये मार्च होने लगा है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू। वो इस फिगर में क्या है अभी? इस फिगर में अभी स्टैचू के पास पहुंचा ही है। कौन सी कंट्री पहुंची है स्टैचू के पास? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास फ्रांस। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उनके पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं। बीरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये कंट्री कौन सी है? ये जर्मनी। ये कंट्री कौन सी है? जर्मनी। किसके पीछे? और ये फ्रांस के, ये फ्रांस के पीछे है ये कंट्री। गॉट इट? फ्रांस के पीछे गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, भाई बहुत बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि जब सोरियो ने ये इमेज बनाई ना, तो जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। तो जो जर्मनी था ना वो यूनाइटेड नहीं हो पाया था। मतलब क्या है इसका? जो जर्मनी था ना वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था। और उन छोटे छोटे हिस्सों को कौन रूल करता था? किंग रूल करता था। किंग रूल करता है। जैसे क्या है? इंडिया बेटा, क्या है? इंडिया है। इंडिया में क्या है? दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है। ये सारे क्या है? छोटे छोटे हर एक स्टेट्स है ना। अगर ये स्टेट्स अलग हो, लेकिन ये सारी स्टेट्स मिलके क्या बनाती है? एक इंडिया बनाती है। लेकिन वो क्या था? जर्मनी के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे स्टेट्स में टूटी हुई थी। लेकिन ये सारी मिलकर जर्मनी अभी तक नहीं बना पाई थी। फिर ये इसमें क्या कर रहे थे? जो सोरियो के द्वारा फिगर बनाई गई है, इसमें फ्लैग लेकर क्यों होल्ड, फ्लैग इनके हाथों में क्यों था, या क्यों फ्लैग को होल्ड किए हुए थे ये? द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। मतलब क्या था? सोरियो इसके द्वारा क्या बताना चाहता है कि वहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे ना, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, इससे ये रिप्रेजेंट या इससे ये सिंबलाइज कर रहा है, इस अपनी इमेज में जर्मनी के लोगों को शो करके, कि वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या चाहते थे? कि नेशनलिज्म जल्दी से जल्दी आ जाए कहाँ के अंदर? जर्मनी के अंदर। और जल्दी से जल्दी जर्मनी भी क्या बन जाए?
जल्दी से जल्दी जर्मनी भी यूनाइटेड हो जाए और क्या बन जाए, नेशन स्टेट बन जाए, और वहाँ पर क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। राइट, वहाँ पर क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, किंग का रूल या मोनार्की का रूल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन जर्मन जो लोग थे उनके पीछे कौन था, ऑस्ट्रिया के लोग। किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी के लोग थे, पोलैंड के लोग थे, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, हंगरी के, रशिया के। फ्रॉम द हेवंस अबो, जो आसमान से, जीसस क्राइस्ट सेंड्स एन एंजल गेज अपॉन दी सीन। जैसे कि ये फिगर है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, जो ऊपर से फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स है और सेंट्स है, ये नीचे लोगों को देखने लग रहे हैं। तो इससे जो आर्टिस्ट है ये क्या रिप्रेजेंट या क्या सिंबलाइज करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है इससे कि ये किसको सिंबलाइज करने लग रहे हैं, दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के द्वारा इनको यूज किया गया है, क्या सिंबलाइज करने के लिए या क्या दिखाने के लिए, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाईचारा, कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में क्या है, अच्छे रिलेशंस है, सभी में क्या है, भाईचारा है, फ्रेंडली रिलेशन है हर एक कंट्रीज के बीच में। गॉट इट। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1। इस चैप्टर में हम डील करेंगे अलग अलग इश्यूज के बारे में जो सोरियो ने अपनी फिगर 1 में बताने की कोशिश की है। डूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स which brought about a sweeping changes in a political and mental world of Europe। 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म राइज होने लग रहा था यूरोप के अंदर। तो उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्या आए, चेंजेस आए। कहाँ पर चेंजेस आए, यूरोप की पॉलिटिकल वर्ल्ड, यूरोप के पॉलिटिक्स में क्या आए बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्या आए, मेजर चेंजेस आए। इसके कारण नेशनलिज्म जो राइज होने लग रहा था 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, जिसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता गया, जिसका एंड रिजल्ट हुआ हमारा कि वहाँ पर क्या बनने लग गए, मोनार्की सिस्टम खत्म होकर क्या बनने लग गए, वहाँ नेशन स्टेट बनने लग गए। किसकी जगह पर, डायनेस्टीज, जो रूलर्स थे, यानी कि मोनार्की सिस्टम खत्म होकर वहाँ पर क्या बनने लगी, नेशन स्टेट। अब आप बोलोगे बहुत बार आ गया, नेशन स्टेट भी आ गया, आगे आप पढ़ोगे मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट। एक्चुअली ये होता क्या है, देखिए, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच, देखिए नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, मॉडर्न स्टेट मान लो क्या है, ये एक टेरिटरी है, ये एक टेरिटरी है या ये एरिया है किसी भी रूलर या गवर्नमेंट के पास। इस एरिया में जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या होती है, फुल पावर होती है। क्या होती है, फुल पावर। कुछ भी वो क्या कर ले, चेंजेस कर ले, यहाँ पे क्या कर ले, चेंजेस कर सकती है, चाहे वो लॉ हो, कानून हो, यहाँ का कुछ भी, यहाँ की जमीन हो, लैंड हो, उस पर कुछ चेंज करना हो, किसी को लेनी हो, देनी हो, कुछ भी है, वो क्या कर सकती है, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकती है, लॉ चेंज कर सकती है, कोई नया लॉ ला सकती है। गॉट इट। तो ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है बेटा, ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, मॉडर्न स्टेट। ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, मॉडर्न स्टेट। क्या बोला जाता है, मॉडर्न स्टेट। मतलब क्या है, मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल। यानी कि सोवरेन कंट्रोल का मतलब क्या है, किसी भी टेरिटरी के अंदर पूरा कंट्रोल हो किसी भी पावर का या किसी भी गवर्नमेंट का, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। लेकिन उसकी जो टेरिटरी है यानी कि जो उसका एरिया, वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। बट इट हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। जो क्या था, ये मॉडर्न स्टेट का जो क्या था,
फिनोमिना था, ये क्या था, बनने लग रहा था कहाँ, यूरोप के अंदर, जैसे जैसे नेशनलिज्म राइज होने लग रहा था। मॉडर्न स्टेट के बारे में पता लग गया आपको, क्या, कि कोई भी वेल डिफाइंड टेरिटरी हो, उसके अंदर जो भी पावर हो, यानी कि जो भी गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरीके से कुछ भी चेंज कर सकती है। बट अब बात आती है कि नेशन स्टेट क्या होता है। Nation state was in which the majority of its citizens and not only its rulers come came to develop a sense of common identity and share history or descent। देखिए, जो नेशन स्टेट होती है ना, ये भी एक तरीके की क्या होती है, मॉडर्न स्टेट तो होती है नेशन स्टेट में। नेशन स्टेट के अंदर एक वेल डिफाइंड टेरिटरी तो होती है नेशन स्टेट के अंदर। कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, नेशन स्टेट की। कहाँ की, नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट के अंदर एक वेल डिफाइंड क्या होती है बेटा, वेल डिफाइंड टेरिटरी तो होती है, मतलब एरिया तो होता है। और सेम मॉडर्न स्टेट की तरह यहाँ पे जो रूलर है या सेंट्रल जो पावर है, वो क्या कर सकती है, कुछ भी चेंजेस तो कर ही सकती है। लेकिन ये मॉडर्न स्टेट से कैसे अलग है, मॉडर्न स्टेट से ऐसे अलग है, यहाँ के जो लोग हैं ना बेटा, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो उनका कल्चर है, वो आपस में उनका सेम कल्चर होता है, लैंग्वेज उनकी सेम होती है, हिस्ट्री उनकी सेम होती है। गॉट इट, लैंग्वेज सेम होती है, हिस्ट्री सेम होती है उनकी, और वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपस में शेयर कंट्रे करते हैं। या हम बोल सकते हैं कंट्री वेयर पीपल फील यूनाइटेड एज वन नेशन। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो खुद को कैसा दिखाना पसंद करते हैं, कि वो इस कंट्री के हैं, चाहे वो अलग अलग स्टेट है। जैसे मान लो कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से है, कोई आंध्रा से है, सारे अलग अलग स्टेट्स के हैं। लेकिन जब बात आती है कॉमननेस की, तो ये सब क्या है, हम सब क्या है, हम सब इंडियंस है। क्या है, हम सब इंडियंस है। गॉट इट। तो इस तरीके की फीलिंग, यानी कि कॉमननेस की फीलिंग जो आ जाए, कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हम कंट्री के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करें, ना कि स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट करें। तो ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, नेशन स्टेट बोला जाता है। गॉट इट। दिस कॉम, अब ये जो कॉमननेस है, यानी कि हम यूनिटी के तौर पे दिखाए खुद को, ये जो यूरोप के अंदर था ऐसे ही नहीं आ गई, कि एक दिन सुबह लोग उठे और उनका माइंड वॉश हो गया और सभी में ये फीलिंग, अरे हमारे अंदर तो भाईचारा आ गया। नहीं, ये कैसे आया यूरोप के अंदर, इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल, ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के कारण आया यूरोप के अंदर। वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वहाँ के लीडर्स के एक्शन के द्वारा आया, और वहाँ के आम लोगों की वजह से आया, एंड द कॉमन पीपल की वजह से आया। Got it? This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism come into being in the 19th century Europe। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे कैसे नेशन स्टेट्स बने और कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ 19th सेंचुरी में, कहाँ पर, यूरोप के अंदर। गॉट इट। अब आपको यहाँ पर एक न्यू वर्ड दिख रहा होगा, प्लेबिसाइड। क्या दिख रहा है, प्लेबिसाइड। इसका मतलब क्या होता है प्लेबिसाइड का, प्लेबिसाइड का मतलब ये है कि एक तरीके का ये वोट है, जिसमें लोग अपनी क्या है, एक्सेप्ट, कोई भी प्रपोजल उनके सामने आए, यानी कि कोई भी रूल गवर्नमेंट होगी, कोई भी प्रपोजल लेके आई, उससे पहले वो लोगों की क्या माने जानेगी, राय जानेगी, कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो वहाँ के लोग होंगे, जो भी लोग होंगे, वो अपनी वोट कैसे दे सकते हैं, यस या नो की फॉर्म में दे सकते हैं, कि उनको, उनके पास जो भी प्रपोजल आया, प्रपोजल इन द सेंस, मान लो गवर्नमेंट इस कंट्री के अंदर कोई भी रूल चेंज करना चाहती है, तो उससे पहले लोगों के पास जाएगी, वहाँ से पूछेगी कि आपको ये प्रपोजल पसंद है या नहीं है। लोग फिर कैसे वोट देंगे, यस या नो में वोट देकर अपना क्या बताएंगे, अपना माइंड बताएंगे, कि हम इससे खुश है या नहीं है, हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इस तरीके के वोट को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेबिसाइड। जब लोगों की राय
किसी भी प्रपोजल के लिए जानी जाए और लोग अपनी राय कैसे दें, एक्सेप्ट करके उस प्रपोजल को या रिजेक्ट करके। गॉट इट। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर 1 का। थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैट ट्रैक एनसीईआरटी। हैव अ नाइस डे। चैट ट्रैक एनसीईआरटी। थैंक यू।